Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, अपने जियोग्राफी में चैप्टर 6 वाटर सोर्सेस चल रहा है। लास्ट लेक्चर में अपने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें अपने वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें अपने एक टॉपिक जो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन कर लिया था। आज उससे अपने नेक्स्ट टॉपिक रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर सोर्सेस। वाटर को कंजर्व करने के लिए, उसका एफिशिएंट मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कर चुके हैं कि उसके पोल्यूशन को कंट्रोल करना, मतलब क्वांटिटी तो अपने पास जो रिमेन है वो तो है ही, जो क्वांटिटी होगी अगर उसमें पोल्यूशन हो जाएगा तो वो भी अपने लिए यूजेबल नहीं रहेगी। तो एक अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लिया इसे। उसके बाद में जो सेकंड अपना पॉइंट है उसमें अपने क्या पढ़ना है, रीयूज। ठीक है, रीयूज एक मेन अपना टॉपिक है। इसमें रीयूज का मतलब क्या है कि जो वाटर पहले किसी और एक्टिविटी में यूज हो चुका है उसे अपने किसी नेक्स्ट या दूसरी एक्टिविटी में यूज कर सकें, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, इसमें उसके कुछ एग्जांपल यहाँ आपने बताए हुए हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे अगर अपने कोई ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, यहाँ पे इंफीरियर क्वालिटी का वाटर या बेस्ट क्वालिटी का वाटर ना भी हो तो भी चल जाएगा, और अपने जो बेटर क्वालिटी का वाटर है उसे अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, है ना, और खाना बनाने के लिए यूज़ करें तो अपने वाटर का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं इसमें, जैसे जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में जो रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर होता है, रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर का यूज अपने कूलिंग के लिए और फायर फाइटने के लिए कर सकते हैं। कूलिंग मतलब जो मशीनें या भट्टियां जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं उनके ऊपर पानी की फुहारें छोड़ी जाती है, तो वो पानी तो चाहे कैसा भी हो, प्योर हो चाहे ना हो, उसे तो अपने ठंडा करने के लिए और आग बुझाने के लिए यही काम में लेना है। तो यहाँ अपने जो वेस्ट वाटर है, अपने किसी और प्रोसेस से अपने को वेस्ट वाटर मिला है, उसका यूज अपने यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये तो इंडस्ट्री में हो गया। अर्बन एरियाज में वाटर का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे अपने देखते हैं पानी की कमी भी फील की जाती है। तो वहाँ अपने क्या कर सकते हैं कि जो वाटर अपने बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, या वॉशिंग यूटेंसिल जो बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं, वो पानी अपने बाद में गार्डनिंग के लिए या किसी बगीचे में लगाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अपने अगर कोई व्हीकल वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग व्हीकल करते हैं, तो उससे जो वाटर आता है उसका भी यूज अपने गार्डनिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रीयूज। रिसाइकलिंग की अपने बात करें तो अभी रिसाइकलिंग का जो सिस्टम है वो स्मॉल लेवल पे ही है, ज़्यादा बड़े लेवल पे स्टार्ट नहीं किया गया है। स्मॉल लेवल पे अपने रिसाइकिल्ड वाटर को कर रहे हैं। ज़रूरत क्या है अपने को, जो ये रिप्लेनिशेबल वाटर है, मतलब इसे अपने बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, इसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करके अपने फिर इसे अच्छे बेटर यूज़ के लिए, अपने ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो वो प्रोसेस अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, छोटे लेवल पे ही काम हो रहा है। जैसे अपने रीयूज़ की बात की, तो जो भी अपने यहाँ पे जैसे कूलिंग के लिए, फायर फाइटिंग के लिए यूज़ कर लिया वेस्ट वाटर का, या गार्डनिंग के लिए यूज़ कर लिया, तो इससे क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर अपने वैसे ही अपने बहा देना है, उनको रन ऑफ कर देना है, उसका यूज़ हो जाएगा। और उसकी बजाय जो अपने गार्डनिंग के लिए या कूलिंग फायर फाइटिंग के लिए जो फ्रेश वाटर, या अपने कह दें कि जो क्लियर वाटर है, क्वालिटी वाला वाटर है, उसको यूज़ करते हैं, उस क्वालिटी वाले वाटर को फिर अपने ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह से रिसाइकलिंग में भी जो छोटे लेवल पे काम है उसे बड़े लेवल पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक रिप्लेनिशेबल सोर्सेस होता है जिसे अपने रिसाइकिल भी कर सकते हैं अपने बेटर यूज़ के लिए, उसकी बेटर क्वालिटी को यूटिलाइज करने के लिए। तो ये था आपका रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर सोर्सेस। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट आपका जो टॉपिक वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के अंडर में ही आता है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट होता क्या है। Watershed management refers to efficient management and कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर सोर्सेस। तो सिंपल डेफिनेशन वाटरशेड मैनेजमेंट की क्या है कि इसमें सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है, उसका एफिशिएंटली मैनेजमेंट किया जाता है कि उसे अपने फ्यूचर पर्पस के लिए उसको सेव करके रख सकें। ठीक है, अब मैनेजमेंट कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें देखें अपने तो इसमें जो पानी व्यर्थ में बहकर जा रहा है किसी वाटर सोर्स में या किसी ऐसे ही, ठीक है, उसको रोकना। ठीक है, अब एक तो इसमें ये आ गया प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ। ऐसे ही जो सरफेस के ऊपर पानी बहता रहता है व्यर्थ में, वो बाद में या तो उसका वेपोराइजेशन हो जाता है या थोड़ा बहुत ऐसे ही जमीन में रुक जाता है, बाद में उसका वेपोराइजेशन हो जाता है, तो उसको रोकना। और दूसरा है स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक परकुलेशन टैंक्स एंड रिचार्ज वेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो अंतर्संबंधन टैंक होते हैं और जो उसे रिचार्ज पुनःपूर्ति करने वाले जो कुएं होते हैं, उसकी हेल्प से उसे अपने कह सकते हैं कि स्टोरेज और रिचार्ज कर सकते हैं ग्राउंड वाटर का। इसके अलावा अगर अपने ब्रॉड सेंस में बात करें, ये तो हो गया कि इसमें अपने वाटर को कंजर्व करते हैं, रोकते हैं डिफरेंट मेथड के थ्रू। ब्रॉड सेंस में अगर अपने इसकी बात करें तो कि वाटरशेड मैनेजमेंट होता क्या है।
watershed management includes कंजर्वेशन, संरक्षण, रीजनरेशन, पुनरुत्पादन और judicious यूज ऑफ natural sources like land, water, plants and animals, natural and human sources within a watershed। तो ब्रॉड सेंस में जो वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है कि इसमें नेचुरल सोर्सेस हैं, लैंड है, वाटर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन सोर्सेस हैं जो कि एक वाटरशेड के अंडर में आते हैं, एक वाटरशेड प्रोजेक्ट के अंदर में आते हैं। तो उसमें जो भी सोर्सेस हैं उनको कंजर्व करना, उनको रीजनरेट करना और उनका यूडिशियस यूज करना, ऑप्टिमम यूज करना, ये वाटरशेड मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, जनरली जो वाटरशेड मैनेजमेंट है इसमें बैलेंस होता है नेचुरल सोर्सेस का एक तरफ और एक तरफ जो सोसाइटी है उसके बीच में। नेचुरल सोर्सेस और सोसाइटी के बीच में बैलेंस होता है। कहने का मतलब कि नेचुरल सोर्सेस का यूज सोसाइटी करेगी भी और सोसाइटी ही जो नेचुरल सोर्सेस है उसको कंजर्व भी करेगी। मतलब उसका जो उसे जरूरत है अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही यूज करेगी, ना कि अपनी ग्रीड के लिए यूज करेगी। और इसके साथ साथ अपने एक चीज और कह सकते हैं कि जो वाटरशेड मैनेजमेंट है वो सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे एनजीओ हो, उसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है, जो समुदाय की भागीदारी है वो भी जरूरी होती है। ठीक है, तो इससे आगे अपने देखते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने और डिफरेंट टाइप्स के एनजीओ ने कौन कौन से वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं। The central and state government and non-government organizational initiate various वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोग्राम हैं, दो तीन एग्जाम्पल आपकी बुक में बताए हुए हैं। तो पहला है हरियाली। हरियाली जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है और ये ग्राम पंचायत के द्वारा, जो एक गांव की ग्राम पंचायत होती है, एक या दो तीन गांवों की जो एक ग्राम पंचायत होती है उसके द्वारा और जो लोग हैं, समुदाय है, उसकी भागीदारी के साथ ये प्रोग्राम चल रहा है। इसका पर्पस क्या है? हरियाली जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसका पर्पस क्या है? पर्पस इसका ये है कि लोग जो हैं एक वाटरशेड प्रोग्राम के अंदर जो शामिल हैं लोग, उनको अवेयर करना। अवेयर किसके लिए करना? कंजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्सेस। लोगों को अवेयर करना कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्सेस वो करें
कंजर्वेशन करें ड्रिंकिंग के लिए भी, पीने के लिए अपने पानी को बचा के रखें, इरिगेशन सिंचाई के लिए, फिशिंग मछली पालन के लिए, और एफॉरेस्टेशन पेड़ लगाने के लिए कि पेड़ वहाँ पे लग सकें। कैसे लग सकते हैं? अगर वाटर वहाँ पे कंजर्व होगा तो। ये इस हरियाली जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम है नीरू मीरू नीरू मीरू प्रोग्राम, जिसे वाटर एंड यू भी कह देते हैं, आंध्र प्रदेश में, और एक अरवारी पानी संसद अलवर में। नीरू मीरू वाटर एंड यू इन आंध्र प्रदेश और अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान, ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या है कि स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना, या अपने कह दें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्ट करना। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स? पर्कुलेशन टैंक्स, डगआउट पाउंड, या जिसे अपने लोकल लैंग्वेज में जोहड़ कह देते हैं, और चेक डैम्स। तो इन सभी जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है उनको कंस्ट्रक्ट करना नीरू मीरू और अरवारी पानी संसद का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बताई हुई है वाटरशेड मैनेजमेंट में कि जो अपना तमिलनाडु स्टेट है वो एक इंडिया का ऐसा स्टेट है यहाँ पे जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, चाहे टैंक हो, कोई भी हो स्ट्रक्चर उन्होंने कैसी भी बना रखी हो, वो कंपलसरी की गई है, और उसके बिना कोई भी नया घर बनाने की वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलती वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ पे घर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ पे उनके घर के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो उनको परमिशन मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलती, ठीक है। तो तमिलनाडु में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद अपने देखें कि जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है वो अपने जिन इलाकों में शुरू हो चुका है, छोटे लेवल पे शुरू हुआ है, वहाँ पे कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज भी अपने को देखने को मिलती है कि यहाँ इसे शुरू कर दिया है, वहाँ से सक्सेसफुल स्टोरीज देखने को मिलती है। लेकिन अभी ये अपने इनिशियल स्टेज में ही है, निसेंट स्टेज में ही जिसे अपने कह सकते हैं कि अभी इतना इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत कम सक्सेसफुल स्टोरीज इसके बारे में है, और ज़रूरत क्या है अभी इसमें और ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की है, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में बताने की है कि अगर आप वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम करोगे या वाटरशेड मैनेजमेंट करोगे तो कैसे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो, कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो, कैसे जो वाटर सोर्सेस अपने लिए लाइफ सेविंग है, लाइफ गिविंग है, उसको अपने कैसे कंजर्व कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, उसका सस्टेनेबल यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे अपने सक्सेसफुल स्टोरीज की बात की तो एक महाराष्ट्र का अहमदनगर में रालेगन सिद्धि एक गांव है, उसकी स्टोरी आपकी जैसे बुक में बताई हुई है, जनरली आपको वैसे अपने वर्बली बता देते हैं। तो रालेगन सिद्धि के बारे में है कि वहाँ पे 1975 से पहले तक वो जो एरिया है वो गरीबी से, पोवर्टी से
ठीक है। और जो लिक्विड है या शराब जिसे अपने कह देते हैं, उसके अपने कह देंगे अनलीगल जो है वो उसके व्यापार से, ट्रेड से जुड़ा हुआ था। काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी, बहुत सारी सामाजिक बुराइयाँ भी थी, ठीक है, सोशल इल्स जिसे अपने कह देते हैं वो भी वहाँ पे थी। तो हुआ क्या कि एक जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है वो अपने गांव में आया रिटायर होने के बाद में, उसने देखा कि ऐसी कंडीशंस हैं, तो उसने लोगों को इकट्ठा किया, मोटिवेट किया, युवा है, यूथ है, उसको मोटिवेट किया, और उन्होंने जो वहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाया, जो सोशल इल्स है उनको दूर किया, दाज प्रथा थी वहाँ पे या छुआछूत थी, अनटचेबिलिटी थी, उसको दूर किया, और लोगों को अपने कह दें कि इकट्ठा होकर काम करने की, वॉलेंटरली लेबर करने के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। और जो लोग वहाँ पे नहीं रह रहे थे उनको ये कहा गया कि अपने 1 मंथ की सैलरी आप साल में यहाँ दोगे अपने विलेज की डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पे डैम था, जो जिसमें पानी नहीं रुकता था, रिश्ता रहता था, उसका पहले उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, उसको रिपेयर किया, जिससे पानी वहाँ पे रुकने लग गया। वहाँ पे जो 6-7 कुएँ थे, लोगों के जो वहाँ पे जिंदा थे उन लोगों के देखने में पहली बार वो कुएँ फिल हुए, वाटर कंजर्व होना शुरू हो गया, वहाँ इलाके की जो तरक्की है वो होनी शुरू हो गई। उन्होंने जो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स है लाइक शुगर केन, उनके ऊपर प्रोहिबिशन कर दिया। खुले में चराई, जो ओपन में जो चारा चरते फिरते थे पशु, उनके ऊपर रोक लगा दी, और स्टॉल पैनिंग में उनको घर पे ही चराया जाए, ये भी वहाँ उन्होंने फैसिलिटी कर दी। और या ये प्रतिबंध लगा दिया कि खुले में आप नहीं चरा सकते, घर में ही चराओगे। और इसके साथ साथ जो कम पानी लेने वाली क्रॉप्स हैं, जिसमें आपकी ये ऑयल सीड्स आ गए या पल्सेस आ गई या कुछ कमर्शियल क्रॉप्स आ गई, उनको लगाया गया। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि जो इलाका है वो डेवलप होना शुरू हो गया, प्रगति होनी शुरू हो गई। उन्होंने अपने ही दम पे बिना गवर्नमेंट की सहायता लिए एक 22 लाख की बिल्डिंग जो है वो उन्होंने खड़ी कर दी, ठीक है, 22 लाख की बिल्डिंग उन्होंने खड़ी कर दी। और उसमें अपने जो बच्चे हैं गांव के, उनको वहाँ उसने मतलब उनकी स्टडी शुरू हो गई अपने कह सकते हैं। और उसके साथ साथ ही क्योंकि वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चल ही रहा था, एग्रीकल्चर में भी लोग प्रोग्रेस कर रहे थे, वहाँ की उनका डेवलपमेंट हो रहा था, उनकी रिचनेस आ रही थी। रिचनेस का लेवल ये हो गया कि एक टाइम पे वो आसपास के जो गांव हैं उनकी भी ज़मीन लेने के लिए वो एलिजिबल हो गए या कहते हैं एफिशिएंट हो गए। और उसके बाद जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया तो उसने ये कहा कि ऐसे नहीं है कि अपने डेवलप हो गए और अपने चुप होकर बैठ जाएं कि अपने जो हासिल करना था कर लिया। उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे अपने इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। और रालेगन सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र का जो गांव है उसे देश में एक मॉडल के रूप में, जिसे दूसरे जो गांव हैं, दूसरे लोग हैं वो उससे मोटिवेट हो, तो इसका एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने इसे पेश किया। तो ये थी रालेगन सिद्धि की स्टोरी, जो वाटरशेड मैनेजमेंट उन्होंने करके कैसे अपने गांव को उन्होंने डेवलप किया, ठीक है ना। तो ये था आज का आपका टॉपिक। इसमें आप लोग कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।